आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सोनारी के एक मकान में चलाई जा रही मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। बड़े पैमाने पर शराब बनाने का सामान हुआ बरामद। करोड़ों रुपए के GST घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी बैटरी कंपनी के नाम से किया घोटाला। सरायकेला खरसावां जिला में फिर हुई एक हाथी की मौत। 1 महीने के भीतर दूसरा हाथी के मरने से वन विभाग की सतर्कता पर उठे सवाल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के नॉर्थ लेआउट के एक मकान से मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। उक्त शराब फैक्ट्री आयकर विभाग के पूर्व आला अधिकारी के आवास से चलाई जा रही है। सोनारी पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहां बड़े पैमाने पर शराब बनाने वाले सामान, स्टिकर समेत अन्य आपत्तिजनक सामान को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि वहां नकली शराब की बोतलिंग की जाती थी और शराब बनाने का भी कारोबार वहां किया जाता था। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि उक्त मकान के भीतर काम करने वाला एक कर्मचारी बीती रात पेट्रोलिंग गाड़ी के हत्थे चढ़ा। वह उसी एरिया में दूसरे के मकान में चोरी करने के लिए घुसा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बताया कि वह उक्त मकान में काम करता है, जहां एक शराब की फैक्ट्री चल रही है। सोनारी पुलिस ने तत्काल छानबीन की तो वहां अवैध शराब की फैक्ट्री पाई गई। इसके बाद सामानों को जब्त किया गया और दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। वे लोग कर्मचारी है, लेकिन उसके पीछे कोई और संचालक है। उक्त मकान आयकर विभाग के एक पूर्व अधिकारी का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही है। हम चले जाएंगे तो कैसे पूरा काम? मेन हाथ इसी का है बेचारे को पकड़ने। हम तो डरा गए थे, अकेला उसको पीछे किया। आप चिल्ला रहे थे, चोर हम यहाँ चिल्लाते गए। नहीं तो का कौन है? 3 आदमी साथ में पकड़े उसको। कहाँ पर ही पकड़े? आगे नीचे रोड में। वो नीचे तक दौड़ के चले गया था। रिलायंस टावर का आगे वाला। अच्छा, उतना दौड़ के भाग गया था। तो उसको दौड़ाते हुए पकड़े? हाँ, दौड़ाते। फिर पकड़ के मारे पीटे की नहीं उसको? नहीं मारे नहीं पकड़े, कालर एक दो नहीं मारे। उसके बाद बुला दिए पीछे को, आया एक आध 2 डंडा मारा। तो बोला कहाँ रहता है, तो बोला कि हम बगल में रहते हैं। वो आया यहाँ देखने, वो लड़का का फोटो दूसरा ही बात है जो बात अभी जमशेदपुर में GST विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों के GST घोटाला के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक दिल्ली का कारोबारी कुमार लव अग्रवाल और रांची का कारोबारी गुलबहार मलिक शामिल हैं। दोनों पर फर्जी बैटरी कंपनी बनाकर 50 करोड़ का GST घोटाला का आरोप है। आज दोनों से GST डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने पूछताछ की। इसके बाद करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ। GST के असिस्टेंट डायरेक्टर सार्थक सक्सेना ने बताया कि फिलहाल MGM में मेडिकल करवाकर दोनों व्यापारियों को जेल भेज दिया गया है। ये पूरा GST की जो फ्रॉड बिलिंग है वो उससे मतलब उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लिया। तो इसमें मतलब करीब 20 करोड़ से ज़्यादा का GST फ्रॉड अभी तक पता चल रहा है। आगे जांच चल रही है। लोगों का क्या नाम है, कहाँ व्यापारी करते हैं सर? रांची के व्यापारी। किसी का व्यापार करते थे सर? हाँ, ये बैटरी स्क्रैप का। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल रेंज अंतर्गत नीमटी थाना क्षेत्र के हेवन गांव स्थित सरदार टोला के सामने बुधवार सुबह एक मादा हाथी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह लगभग 4 बजे की है। चांडिल रेंज के फॉरेस्टर प्राणा प्रताप महतो ने बताया कि 4 हाथियों के झुंड में यह दूसरी मादा हाथी की मृत्यु हुई है। मौत के कारणों का पता अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शव को बरामद कर वन विभाग ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मादा हाथी की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व इसी क्षेत्र में एक और हाथी की रहस्यमय मौत हो चुकी है, जिससे वन विभाग की सतर्कता और क्षेत्र की परिस्थितियों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही हाथियों की मौत ने वन विभाग को चिंता में डाल दिया है और स्थानीय लोग भी वन जीव सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमको तो ये इंफॉर्मेशन किए आए हुए हैं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल सकता है। ये मादा है। ऐसे तो कोई इंजरी नज़र नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल कुछ दिख नहीं रहा है। अभी इंटरनल देखना पड़ेगा पोस्टमार्टम। देश में इमरजेंसी लगे आज 50 वर्ष हो गए, जिसे देशवासी काला अध्याय के रूप में जानते हैं और ऐसी स्थिति
दोबारा भारत में न हो, इसकी भी कामना करते हैं। इसे लेकर 90 दिन जेल में रहे सोनारी निवासी आनंद मार्गी 77 वर्षीय रमाशंकर सिंह ने खास बातचीत में 23 महीने रहे इमरजेंसी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आनंद मार्ग के कार्य और बुराई से दूर रहने के क्रियाकलापों और प्रचार से वे प्रभावित हुए और 1964 में पढ़ाई करते हुए 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद निरंतर उससे जुड़े रहते हुए जमशेदपुर के ब्लॉक स्तर पर उन्हें ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्यभार दिया गया। इसी बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी लग गई। इसके बाद आनंद मार्ग के अलावे कई प्रचारक संस्था, सामाजिक और धार्मिक सहित 33 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं के घरों में पुलिस की निगरानी लगा दी गई थी। रमाशंकर सिंह संस्था से जुड़े होने के साथ टाटा स्टील में भी कार्य करते थे, लेकिन घरों में निगरानी होने के कारण वह अपने दोस्तों और परिचितों के घर में छुप कर रहने लगे। इसी दौरान 27 जून को जब वे ड्यूटी से लौटकर साक्षी स्थित बिहार एसोसिएशन के समीप होटल में अल्पाहार ले रहे थे, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सोनारी थाना ले गई। उनके साथ 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए थे। दूसरे दिन जमशेदपुर कारागार भेज दिया गया, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण गया के सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां वे 90 दिन रहे। सभी के परिवार के लोग मिलने आते थे, लेकिन वे अपनी मां से नहीं मिलते थे। उनका कहना था कि मां उन्हें देखेंगी तो काफ़ी दुखी होंगी। बहरहाल 90 दिन बाद वे जेल से रिहा हुए, लेकिन जब कंपनी में दोबारा कार्य करने पहुंचे तो वे कार्य से निष्कासित हो चुके थे। दोबारा काफ़ी प्रयास के उपरांत 10 माह बाद उन्हें पुनः बहाल किया गया। वहीं 23 महीने बाद इमरजेंसी समाप्त हुई और चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गईं। इन खट्टी मीठी यादों के बीच रमाशंकर सिंह ने कहा कि वह काला अध्याय आज भी जहन में घूमता है और वह भगवान से कामना करते हैं कि वैसा दिन, वैसी इमरजेंसी दोबारा भारत में कभी न आए। रमाशंकर सिंह है, मैं सोनारी कुम्हारपाड़ा में रहता हूँ। मैं टाटा स्टील का एम्प्लॉय था। मैं आनंद मार्ग में 1964 में संपर्क में आया और आनंद मार्ग के बारे में जानकारी लिए। यहाँ जहाँ भी तात्विक सभा होता था उसमें भी जाते थे और लोगों को माने प्रशिक्षित करने के लिए और लोगों को भी कन्विंस करते थे। ये हमारा ये ड्यूटी था। लेकिन 1975 में जब अचानक इमरजेंसी लगा तो हम लोगों को कुछ समय मालूम नहीं हुआ कि इमरजेंसी क्या है। लेकिन जब पुलिस इधर उधर खोजना चालू कर दी तब हम लोग को पता चला कि नहीं, इमरजेंसी बहुत हार्ड है। तो उसी में हम 27 जून को अरेस्ट हुए और मैंने क्या बिहार एसोसिएशन के पास अरेस्ट हुए। फिर सोनारी में थाना में आया है। सोनारी थाना में हमसे हमारे एसपी यहाँ थे, एसपी और डीएसपी इसके क्या बोलते हैं सीआईडी वाले पांडे जी, वो बोले कि आप आनंद मार्गी हैं ना। हम बोले आनंद मार्गी कौन नहीं है, सब तो आनंद मार्गी है, कौन दुख चाहता है। तो नहीं सही बोले। मैं सही नहीं, आप सही ढंग से पूछे नहीं। आप पूछिए कि आप आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था के सदस्य हैं, तब हम हाँ या ना बोलेंगे किया जाता था। हम लोग तो पॉलिटिकल प्रिजनर थे। शाम को आम सभा भी लगती थी, सब पार्टी अपना अपना विचार देते थे। इसके बाद क्या किया जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। वहाँ हमारे जगदम्बी प्रसाद यादव भी थे और एक केसरी जी थे, वो कवि थे बीजेपी के, माने बहुत बड़े कवि थे। करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर के ऑडिटोरियम में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य शामिल हुए। कार्यशाला का विषय था जमशेदपुर के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, भूमिका, जिम्मेदारियां तथा सुधार। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने कहा कि खासकर लड़कियों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। वे जमशेदपुर में एक लॉ कॉलेज खुलवाना चाहते हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार एवं समस्याएं रखी। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान ने भरोसा दिलाया कि वे जल्दी ही सीएम से मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। वंदन करता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। मॉनिटरिंग कमीशन की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मॉनिटरिंग कमीशन में मीडिया को इंक्लूड किया गया है, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहूँगा और अपने तौर पर मैं तमाम जिलों का दौरा किया। हर जिलों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर
रिव्यू मीटिंग। सन्यासी आश्रम जूना अखाड़ा शाखा साधु बांध मचिया चांडिल द्वारा आयोजित भव्य रथ यात्रा को लेकर की जा रही व्यापक तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। आगामी 27 जून को रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। रथ यात्रा का शुभारंभ चांडिल स्थित साधु बांध मठिया से होकर पूरे चांडिल बाजार का भ्रमण करते हुए स्टेशन के समीप दुर्गा मंदिर परिसर में समापन होगा। आगे इस पर और विस्तृत जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष महंत विद्यानंद सरस्वती ने बताया कि बंगला में आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को यानी आज 25 जून को महाप्रभु जगन्नाथ जी का साधु बांध मठिया स्थित भगवान के मंदिर में नेत्रोत्सव होगा। उसके पश्चात पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं उन्हें अनेकों किस्म का भोग लगाया जाएगा। अंत में उनकी आरती पूजन में जुटे सभी श्रद्धालुओं के बीच भोग वितरण होगा। उन्होंने बताया कि 27 जून को प्रातः 10 बजे से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 12 बजे उन्हें अटका प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। पूजा समाप्त होने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा और 2 बजे महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मठिया से बड़े धूमधाम से पूरे चांडिल बाजार होते हुए निकाली जाएगी। बता दें कि बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी रथ यात्रा में भक्तों का जनसमूह उमड़ने का अंदेशा आयोजन समिति द्वारा लगाया जा रहा है। इन्हीं कारणों से स्थानीय प्रशासन से भी सहयोग लिया जा रहा है। को हमारे यहाँ महाप्रसाद जो बनता है, दाल भात सब्जी, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, वो प्रसाद जो है ना बहुत मशहूर है। क्योंकि जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय जो है ना भोगों में सबसे प्रिय भोग जो है ना चावल है। चावल दाल तो इसलिए जो है ना दाल भात और तरकारी तीनों जो है ना बना हुआ है, जिसमें कि लोग जो भी मठ में आएगा वो प्रसाद ग्रहण करेगा। प्रसाद घर ले जाने के भी व्यवस्थित किया गया है और पूरे रथ में एक गाड़ी में प्रसाद जो है ना दोना में बंटते जाता है, जो कि हर इंसान जो गांव से घर से जहां से भी लोग आए उनको प्रसाद जो है ना जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले प्राप्त नहीं होता था। वो सारी सुविधा जो है ना किया गया है। टैंकर पानी के साथ साथ में रहेगा, एम्बुलेंस भी रहेगा, फायर ब्रिगेड भी रहेगा। सारी सुविधाएं के साथ हम जो है ना भगवान जगन्नाथ को लेकर के उनके मौसीवाड़ी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 27 तारीख से पहले हम 25 तारीख को ब्राह्मण भोजन है। ब्राह्मण भोज जिस दिन भगवान का नेत्र खुलेगा उस दिन जो है ना हवन पूजन होगा। पहले हवन पूजन होगा, ब्राह्मण के मंत्रों द्वारा जो है ना भगवान को जो है ना जो बुखार से हटेंगे तो उनके पूजन किया जाएगा, आरती किया जाएगा। इसके बाद जो है ना प्रसाद वितरण होगा। खीर पूड़ी सब्जी मीठा जो है ना सब रहता है, जो बोलते हैं देव भोजन। तो दिन भगवान का जो है ना देव भोजन का भोग लगेगा। ब्राह्मण भी भोजन करेंगे, भक्त लोग भी भोजन करेंगे। श्रीभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना प्लैटिनम जुबली समारोह मना रहा है। प्लैटिनम समारोह का उद्घाटन लोकसभा के सभापति ओम बिरला द्वारा किया गया। उसके बाद चैम्बर लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन सहित उनकी टीम आज श्रीभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंची, प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान टाटा स्टील और श्रीभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापार में क्या भागीदारी, शहर को और बेहतर कैसे बनाएं, आम जनता को सुविधा कैसे मिले, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। वैसे टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने अपनी टीम के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर टाटा स्टील की भूमिका और चैम्बर की भूमिका पर प्रकाश डाला। हालांकि टाटा स्टील के सीईओ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि टाटा साहब का जो सपना है उनके सपनों को उड़ान देना टाटा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने यहाँ की जनता और व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ट्रेड का इश्यूज है, एक चीज़ है जो टैरिफ जो आपके पड़े होंगे कि अमेरिका में ड्यूटीज भी बढ़ते जा रहा है, वो सब का असर पड़ता है। डायरेक्टली नहीं, क्योंकि इंडिया से हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएस, और हम लोग यूरोप से यूएस एक्सपोर्ट करता है, तो उसका असर उधर पड़ता है। हम लोग का जो कस्टमर्स है अमेरिका में, उनका भी थोड़ा सा उनके लिए भी कॉस्ट बढ़ते जाएगा ये कारण के लिए। दूसरा बात है जो अभी जो इसराइल ईरान के बीच में जो चल रहा है, उसी वजह से शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसका भी असर पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का लाइमस्टोन आता है मिडल ईस्ट से, हम लोग का एक्सपोर्ट जाता है उधर में, और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये सब का असर तो पड़ते रहता है, बट वी आर डीलिंग विद इट। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि श्रीभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अपना प्लैटिनम जुबली समारोह मना रहा है और 25 मई को इसका उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया था। और उसी प्लैटिनम जुबली के कार्यक्रम के अंतर्गत
डायलॉग विद लीडर्स के अंतर्गत आज टाटा स्टील के CEO और MD चैम्बर के निवेदन पर यहाँ पधारे थे अपने पूरी टीम के साथ, और अनेक विषयों पर चर्चा की गई। जैसा कि आप सबों को मालूम है, जमशेदपुर का विकास कैसे हो, चैम्बर की क्या भागीदारी होगी, टाटा स्टील का इतिहास, चैम्बर का इतिहास। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंघम चैम्बर अपने दायित्वों के प्रति जोरदार तरीके से खड़ा है, और इसकी एक्नॉलेजमेंट टाटा ग्रुप हो चाहे शहरवासी हो सब कर रहे हैं। और हम लोगों का जो कर्तव्य है कि हम व्यापारी उद्यमियों के साथ खड़े हैं और व्यापारी उद्यमी के विकास की बातें कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में कैसे जमशेदपुर का विकास हो, कैसे यहाँ के प्रति व्यक्ति की आय बढ़े, ये सब हम लोगों के चिंतन मनन में है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धोड़ा थाना क्षेत्र स्थित बागुन हाथू सरना मिडिल स्कूल एक बार फिर चोरी की वारदात का शिकार बना है। बुधवार सुबह जब स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार ठाकुर लगभग 6:45 पर स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि कक्षा 8 से छत पर लगे पंखे गायब हैं। पता चला कि चोर स्कूल से कुल 5 सीलिंग फैन, 2 बल्ब और 1 दीवार घड़ी चुरा ले गए हैं। घटना की सूचना सिद्धगोड़ा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्कूल का मुआयना किया, वीडियो रिकॉर्डिंग की और लौट गई। प्रिंसिपल मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब स्कूल में चोरी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। कुछ दिन पहले कक्षा 1 और 2 से पंखे चोरी कर लिए गए थे। इस महीने अब तक कुल 7 पंखे चोरी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर बार पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन ना तो कोई गिरफ्तारी होती है और ना ही कोई चोरी किया सामान बरामद होता है। दिन भर चौक में रहते हैं, पूरा बस्ती वाला चोरी की घटनाओं से त्रस्त है। अब प्रशासन की कोई भी जवाबदेही नहीं मिलती है, आते हैं देख कर चले जाते हैं। हर दिन किसी न किसी घर में, किसी न किसी दुकान पे और स्कूल जहाँ कोई रहता नहीं है, देखने वाला नहीं, कोई सरकारी माल है, चोरी करके कई बार इस घटना को अंजाम दिया गया। छोटे छोटे चोर हैं, बच्चे चोर हैं, जिनको गिरफ्तार कर मेरे हिसाब से जो सुधार गृह है, बाल सुधार गृह भेजना चाहिए। बड़े हैं उसको जेल भेजना चाहिए। प्रशासन इसमें निरंकुश नहीं लगा पा रही है। जब स्कूल से चले गए घर, फिर आज अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है हमारा, तो 6:45 बजे हम लोग आ जाते हैं। 7:45 बजे आने के बाद जब ताला खोला गया तो देखा गया कि वेंटिलेटर टूटा हुआ है और पंखे सब गायब है। इसके 2-3 दिन पहले 1 क्लास का भी ग्रिल काट के पंखा ले गया था। चोरी की घटनाएं जो है बागुन हाथू, सरना बागुन हाथू मिडिल स्कूल जब से हम लोग ज्वाइन किए हैं, 2017 में हम लोग आए हैं, यहाँ पदस्थापना हुई है, तब से बारंबार चोरी की घटना होती है। कभी ग्रिल काट के पंखा ले जाएगा, कभी ग्रिल काट के ताला तोड़ देगा, कभी लोहा चोरी करके ले जाएगा। ये घटना जो है निरंतर लगी हुई है। टाटा जू की रौनक बढ़ा रही ज्योति नामक भालू अब इस दुनिया में नहीं रही। पिछले 15 दिनों से ज्योति बीमार चल रही थी। अचानक उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद उसे इलाज के लिए टाटा जू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों से बीमारी के कारण वह कमजोर हो गई थी और भोजन नहीं कर रही थी। हालांकि उसे बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं बच सकी। वैसे ज्योति की मौत के बाद जू में सन्नाटा पसरा है। जैसे ही अगर आप जू में प्रवेश करते हैं तो इसका दीदार पहले होता है। यह वही ज्योति भालू है, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये भालू था, करीबन 18 महीने का भालू, फीमेल, उसका ज्योति नाम था, जो करीबन पिछले 15-20 दिन से तो उसकी जो हेल्थ सही नहीं चल रही थी। एनिमल्स को थोड़ा खाने पीने में प्रॉब्लम थी, वो कभी वोमिटिंग कर देता था, कभी कमजोरी से उठ नहीं पाता था। तो उसका हम लोग इलाज कर रहे थे। इलाज करने के साथ साथ फिर हम लोग उसमें, हमारे पास 2 वेटनेरियंस हैं, तो वो इलाज कर रहे थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगरा स्लॉथ बेड रेस्क्यू फैसिलिटी है, वहाँ से डॉक्टर इलाही राजा, और बेंगलुरु में 20 स्लॉथ बेड रेस्क्यू फैसिलिटी है, वहाँ डॉक्टर अरुण शाह, उन लोगों से भी कंसल्टेशन किया और उनकी बताई हुई इस चीज़ पे हम लोगों ने फर्दर ट्रीटमेंट भी उनको जारी रखा। ऐसे ही हमारे जू हेल्थ एडवाइजरी कमेटी के डॉक्टर नवीन कुमार है, हैदराबाद जू के डायरेक्टर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों ने कंसल्टेशन, टाइम टू टाइम कंसल्टेशन लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग सोच रहे थे कि एनिमल्स रिकवर करेगा और रिकवर नहीं कर पाया, तो इसलिए उसकी आज
दिवंगत सुधीर महतो की 69वीं जयंती के मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में स्थापित स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मोहन करमकार, पूर्व सांसद सुमन महतो, झामुमो नेता सह बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल शारंगी सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता एवं स्वर्गीय सुधीर महतो के पारिवारिक सदस्य शामिल हुए। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि झारखंड राज्य के आंदोलन में शहीद निर्मल महतो के परिवार की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने शहीद परिवार को सम्मान देने का काम किया। वीर शहीद निर्मल महतो के अनुज सुधीर महतो जी का आज 59वां जन्म दिवस 69वां जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारे पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित होकर उसका जन्म दिवस मना रहे हैं। सुधीर महतो एक हमारी पार्टी के एक जुझारू नेता रहे और कुर्मी समाज की उभरता नेता जो पार्टी ने हम लोग उसे इच्छागढ़ विधानसभा से विधायक बनाने का काम किया। इच्छागढ़ विधानसभा अंतर्गत इच्छागढ़ प्रखंड में आज हमारे स्वर्गीय पति सुधीर महतो जी का मूर्ति अनावरण किया गया है, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से मांग थी इच्छागढ़ की जनता, उन्हीं का आज यहाँ पर अनावरण किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और पूरा हमारे इच्छागढ़ से आए हैं जनता को भी मैं बहुत जो आज भी हमारे परिवार को, हमारे स्वर्गीय पति को याद करते हैं, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और इच्छागढ़ वासी के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।